हेलो। हाँ जी बच्चों, देखें ज़रा ऑन स्क्रीन। मैंने आपको कल दो किताबों में से क्वेश्चन भेजे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और रचनाओं के विषय में कल जानकारी ली थी। आज हम देखेंगे कि उनके साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी उन्होंने जो निबंध लिखे हैं उनकी निबंध कला की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि एक किताब में से मैंने इसको माध्यम बनाया है पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे जिस भी हेल्प बुक में या जिस भी किताब में जो भी अच्छा मैटर मिलता है, जो कि शायद आपके पास भी होगा, मैं उसी को माध्यम बनाती हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको वे सारी बातें बताई जा सकें बारीकी से जो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें ज़रा आज का विषय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है प्राचीन और नवीनता का समन्वय, यानी प्राचीन तथ्यों के साथ साथ, प्राचीन विषयों के साथ साथ, प्राचीन मान्यताओं के साथ साथ उन्होंने नवीन दृष्टिकोण को भी अपने निबंधों के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध साहित्य में प्राचीन और नवीन विचारों का अपूर्व समन्वय है। समन्वय होता है जहाँ दोनों हों, प्राचीन भी और नवीन विचार भी। यानी प्राचीन को केवल इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो प्राचीन है, और नवीन को केवल इसलिए नहीं अपना लिया जाना चाहिए कि वह नवीन है, अपितु यह देखकर कि कौन सा विचार समय के उपयुक्त है उसी को हमें अपनाना चाहिए। और यही विचारधारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी रही है। उन्होंने अपने निबंधों में जहाँ एक और सनातन जीवन दर्शन और साहित्य सिद्धांतों को अपनाया है, वहीं दूसरी ओर अपने युग के नवीन अनुभवों को लिया है। जो आज के युग के उनके अनुभव हैं, प्राचीन और नवीन विचारधाराओं के सामंजस्य से जो नए नए निष्कर्ष निकलते हैं, वे ही उनके साहित्य की अपूर्व देन कहे जा सकते हैं। इस नए दृष्टिकोण से आज के साहित्यकारों वह समाज को एक नई राह मिल सकती है, जिसे अपने जीवन में धारण करके मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सफल प्रयास कर सकता है, या मनुष्य सफल हो सकता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो विषय की विविधता है उनके साहित्य की, वह वहीं से हमें पता चलता है कि उन्होंने प्राचीनता और नवीनता का समन्वय किया है। जैसे भारतीय संस्कृति की देन, संस्कृतियों का संगम, ब्रह्मांड का विस्तार, भारतीय फलित ज्योतिष, साहित्य का नया कदम, ये कुछ इस तरह के निबंध हैं जिनमें प्राचीन और नवीन दोनों ही दृष्टिकोण हमें नज़र आते हैं। दूसरी विशेषता है विषयों की विविधता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन अनुभव बहुत गहन और विस्तृत है। उन्होंने जीवन के विविध पक्षों को समीप से देखा और परखा है। अपने विस्तृत जीवन अनुभव के आधार पर उन्होंने अनेक विषयों को अपने निबंधों का आधार बनाया, यानी अनेक विषयों को वर्ण विषय बनाया अपने निबंधों का।
जिसके आधार पर उन्होंने अपने निबंध लिखे हैं। जैसे कुछ निबंध सांस्कृतिक निबंध हैं, ज्योतिषी निबंध हैं, समीक्षात्मक हैं, नैतिक हैं, वृक्ष और प्रकृति से संबंधित हैं। और जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है उनका निबंध देवदारू, उसमें वृक्ष का परिचय दिया है जो कि पर्वतीय पर्यावरण का महासंरक्षक है। और उसे क्या कह दिया? पर्वतीय पर्यावरण का संरक्षक। देवदारू भी सब एक से नहीं होते। मेरे बिल्कुल पास में जो है वह जरठ भी है, खूंसट भी। जरा उसके नीचे की ओर जो है वह सनकी सा लगता है। एक मोटे रामखड्ड के एक प्रांत पर उगे हैं, आधे जमीन में, आधे अधर में, आधा हिस्सा ठूंठ, आधा जगर मगर, सारे कुनबे के पाधा जान पड़ते हैं। तो यहाँ देवदारू का वर्णन इस तरह से किया है जैसे किसी व्यक्ति के चरित्र को उद्घाटित कर रहा हो लेखक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके साहित्य में अनेक विषयों का समावेश हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, भारतीय संस्कृति में विश्वास या भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था, कुछ भी कह सकते हैं हम। भारतीय संस्कृति के पक्षधर रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनके निबंध साहित्य में भारतीय संस्कृति की महानता की तस्वीर देखी जा सकती है। भारतीय संस्कृति का जितना सूक्ष्मतापूर्ण अध्ययन और ज्ञान इनके निबंधों में व्यक्त हुआ उतना अन्यत्र कहीं नहीं। उन्होंने भारत की संस्कृति के विभिन्न तत्वों में एकता और एक सूत्रता के दर्शन किए। जीवन की एक रूपता की यही दृष्टि उनके साहित्य में साकार रूप धारण करके प्रकट हुई है। द्विवेदी जी विश्व के सभी मनुष्यों में एक सामान्य मानव संस्कृति के दर्शन करते हैं। यानी समस्त विश्व के जितने भी मानव हैं उन सब की एक संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था और निष्ठा है। देवदारू, अशोक के फूल, भारतीय संस्कृति की देन, ये इनके ऐसे निबंध हैं जिनमें भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट आस्था और अटूट विश्वास द्रष्टव्य होता है। एक उदाहरण देखें, अलबत्ता महादेव इन देवताओं से भिन्न थे। जहाँ आंखें झुकनी चाहिए वहाँ उनकी आंखें झुकती थी और जहाँ टकटकी बंधनी चाहिए वहाँ बंध जाती थी। पार्वती जब वसंत पुष्पों के आभरण से सजी हुई सच्चारिणी पल्लविनी लता की भांति उनके सामने आई तो उनके बिंबफल के समान अधरोष्ठ वाले मोहक मुख पर उनकी टकटकी बंध गई। और पार्वती जी के सौंदर्य पर भगवान शिव टकटकी लगाकर उनकी ओर देखते रहे। तो ये यहाँ भगवान शिव के चरित्र से लेखक ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि किस समय उसकी क्या विचार या क्या भाव होने चाहिए। हर एक कार्य हर जगह सुशोभित नहीं होता। तो मर्यादित जीवन पर बल दिया इन्होंने और भारतीय संस्कृति को इसका आधार बनाया। तो इस तरह से उनके जो निबंध हैं वो भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास को प्रकट करने वाले हैं। उसके बाद है भाव तत्व की प्रधानता। भाव तत्व प्रमुख तत्व होता है। जब हम काव्य के तत्व करते हैं तो सर्वप्रथम जो तत्व है वह भाव तत्व है, क्योंकि भाव और विचार होंगे तभी हम साहित्य का सृजन कर सकेंगे, साहित्य को लिख सकेंगे। तो भाव तत्व की प्रधानता के कारण ही भाषा में प्रवाह आता है और धीरे धीरे जो भाव है, जो विचार है, वह आगे की ओर बढ़ता है। द्विवेदी जी गंभीर से गंभीर विचार को भी भावात्मक शैली में लिखकर उसे अत्यंत सहज रूप में प्रस्तुत करने की कला जानते थे।
इसी कारण उनके निबंधों में कहीं विचारों की जटिलता अनुभव नहीं होती। देवदारू निबंध में एक जगह वो लिखते हैं, जहाँ बैठकर लिख रहा हूँ वहाँ से ऊपर और नीचे पर्वत पृष्ठ पर देवदारू वृक्षों की सोपान परंपरा से दिख रही है। कैसी मोहक शोभा है। वृक्ष और भी हैं, लोगों ने नाम भी बताए पर सब छिप गए। दिखते हैं आकाश चुंबी देवदारू। लेकिन जब हम पर्वतीय वातावरण की बात करते हैं तो हमें केवल एक ही वृक्ष का ध्यान रहता है और वह है देवदारू। क्यों? क्योंकि वह आसमान को चूमने वाला होता है, आकाश चुंबी देवदारू। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले देवदारू वृक्ष की फुनगों पर से लुढ़का दिया जाऊं तो फुनगियों पर ही लौटता हुआ हजारों फीट नीचे तक जा सकता हूं अनायास। पर ऐसा लगता ही भर है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर मैं ऊपर से लुढ़क भी जाऊं तो इतना घना जंगल है एक तरह का देवदारू वृक्षों का, इतनी गहराई है कि मैं देवदारू की टहनियों से ही उलझ कर रह जाऊंगा। परंतु आखिर में लेखक लिख देता है, पर मैं ऐसा सोचता ही हूँ, यानी वास्तविकता में यदि ऐसा हो जाए तो न जाने क्या होगा, लेकिन मेरी ऐसी एक कल्पना है। तो लेखक ने अपने भाव को, अपने विचारों को भाषाई सरलता और तरलता के माध्यम से स्पष्ट किया। उसके बाद है प्रकृति चित्रण या प्रकृति प्रेम। आचार्य द्विवेदी के हृदय में प्रकृति के प्रति अपार प्रेम है, बार बार इनकी ओर आकृष्ट होते हैं। उनके बहुत से ऐसे निबंध हैं जिनमें प्रकृति का मनोरम और भावपूर्ण चित्र अंकित है। अशोक के फूल, बसंत आ गया है, नया वर्ष आ गया है आदि जो निबंध हैं, इनमें ये पूरी तरह से प्रकृति से ही संबंधित हैं। लेखक के लिए प्रकृति चेतन और भावों से भरी हुई है। लेखक ने प्रकृति को चेतन माना है, जागृत माना है। प्रकृति पर दृष्टि पड़ते ही वे भावों से भर उठते हैं और उनके अनुसार जो लोग दीवारों से घिरे और छत से ढके कमरों में रात काटने के अभ्यस्त हैं, उनसे यदि कहूँ कि रात जीवंतु वस्तु है तो न जाने क्या कहेंगे। लेकिन जो कोई भी आँख कान रखने वाला भला आदमी तारा खचित आसमान के नीचे घंटे आध घंटे के लिए खड़ा होगा, वह अनुभव करेगा कि रात सचमुच ही जीवंत पदार्थ है। और उन्होंने प्रकृति को जीवंत माना। वह सांस लेती हुई जान पड़ती है, उसके अंग अंग में कंपन होता है, वह प्रसन्न होती है, उदास होती है, धुंधवा जाती है, खिल उठती है। और इस तरह से लेखक ने प्रकृति का अनेक रूपों में चित्रण किया है, वर्णन किया है। तो उनके अनुसार प्रकृति जीवंत है। मानव ने हमेशा प्रकृति का सहारा लिया और सौंदर्य की प्यास को बुझाने के लिए, दुख को भुलाने के लिए हमेशा प्रकृति की शरण में ही गया है। और प्रकृति हमें सुख में सुखद और दुख में दुखद अनुभूति करवाती है। यह जो है, यह प्रकृति का उद्दीपन रूप है। उसके बाद एक उदाहरण दिया गया है देवदारू से ही। नीचे शाखाएं मृत्युलोक को अभयदान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती हैं, मानो कह रही हूँ भय नहीं मैं जो हूँ। प्रत्येक शाखा की झबरीली टहनियाँ कंटीले पत्तों के ऐसे लहरदार लच्छों का वितान तानती है कि छाया चेरी सी अनुगमन करती है, कि जो छाया है वह दासी के समान उन वृक्षों के नीचे नीचे चलती रहती है। कहने का भाव ये हुआ कि जो शाखाएं हैं उस पर इतनी गहरी टहनियाँ हैं, पत्ते हैं कि नीचे छाया ही छाया रहती है। जिस आचार्य ने परिपाटी विहित शिष्ट जन अनुमोदित सज्जा को छाया नाम दिया था, वह जरूर इस पेड़ की शोभा से प्रभावित हुआ था और सज्जा को ही छाया नाम दे दिया था। तो जब हम पूरा निबंध पढ़ेंगे इस बात को और विस्तार से समझेंगे। अगला बिंदु है हमारा संक्षिप्तता।
संक्षिप्तता निबंध का प्रमुख तत्व होता है। अगर कोई निबंध आवश्यकता से अधिक विस्तार लिए हुए हो तो वह अपना प्रभाव पाठक पर नहीं छोड़ पाता। तो ये कारण है कि उनके निबंध आकार की दृष्टि से संक्षिप्त हैं। आकार में छोटे होते हुए भी भाव और विचार तत्व की दृष्टि से पूर्ण माना जा सकता है। ये विषय विवेचन की दृष्टि से सुसंबद्ध और कसाव युक्त है। और निबंध की दूसरी विशेषता होती है सुसंबद्धता। निबंध जो अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, शैली और शिल्प की दृष्टि से भी कहीं अधिक फैलाव नहीं है। विषय का विवेचन अत्यंत गंभीर और पूर्ण है, इसलिए निबंध कला का आदर्श बने हुए हैं। यानी इनके जो निबंध हैं उन्हें हम निबंध कला के आदर्श के रूप में देख सकते हैं। प्रस्तुत निबंध में संक्षिप्तता का पूरा निर्वाह नहीं किया गया। कारण यह है कि यह एक ललित निबंध है। प्रस्तुत निबंध से मतलब है देवदारू से। जो देवदारू निबंध है उसको आप जब देखेंगे तो एक बड़ा निबंध है, विस्तार लिए हुए है। यानी जिस संक्षिप्तता की हम बात कर रहे हैं उस संक्षिप्तता को हम देवदारू निबंध के संदर्भ में नहीं कह सकते। प्राय इनके निबंध छोटे हैं आकार में, परंतु देवदारू वृक्ष उसमें से अपवाद है। उसके बाद है बच्चों देश प्रेम की भावना। नेक्स्ट पॉइंट आपका अगली ऑडियो में बच्चों, ऑडियो बड़ी हो जाती है तो फिर आप तक पहुंचने में दिक्कत होती है। ओके।